हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 74। इससे पहले ऑलरेडी हमने 73 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे। सवाल है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे। इरेस्थोस्थनीज, हेरोडोटस, एनेक्सियोमीटर या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता इरेस्थोस्थनीज थे। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इरेस्थोस्थनीज सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। अर्थात इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी ई प्रकार की जलवायु के भाग में स्थित हैं। ठीक है, जो कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण प्रमुख रूप से 5 समूहों में बांटा है। समूह ए, समूह बी, समूह सी, समूह डी और समूह ई। ठीक है, समूह ए के अंतर्गत आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु को रखा है। समूह बी के अंतर्गत शुष्क जलवायु को रखा है। वहीं समूह सी के देखेंगे, इसके अंतर्गत उष्ण, शीतोष्ण और मध्य अक्षांशीय जलवायु को रखा है। समूह डी के अंतर्गत महाद्वीपीय और शीतल हिमवन जलवायु और समूह ई के अंतर्गत ध्रुवीय या फिर शीत जलवायु को रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में शीत जलवायु पाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे ई प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, न्यू मूर द्वीप निम्न में से कहाँ है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, लाल सागर में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। इस पर अधिकार को लेकर के दोनों देशों के बीच उठे विवाद के कारण ये इस कह सकते हैं, इसे दोनों देशों के बीच इसे बांट दिया गया है। ठीक है, न्यू मूर द्वीप का जो हिस्सा भारत को प्राप्त हुआ है ना, वह अधिकांश हिस्सा से देखेंगे कि जलमग्न अवस्था में है। और वहीं बात करें, न्यू मूर द्वीप का समाधान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा की गई थी 2014 में। और ये भी याद रखिएगा कि न्यू मूर द्वीप के आसपास समुद्र में तेल और गैस का विपुल भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। बाकी सभी PDF में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सभी PDF फाइल में आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा इसमें 1 रुपये भी आपको नहीं पे करनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अवसौर की स्थिति होती हैं, कब होती हैं। 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखनी है, 2 स्थितियाँ बनती हैं, एक बनता है अवसौर और एक होता है उपसौर। ठीक है ना, आपको याद रखनी है, एक होता है अवसौर, एक होता है उपसौर। तो 4 जुलाई को अवसौर की स्थिति बनती है। कब, 4 जुलाई को। ठीक है ना, और 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है, 3 जनवरी को। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है ना, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को ही नहीं, ऐसा आप देखेंगे तो उपसौर की स्थिति सामान्यतः 2 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी के बीच में बनती हैं, क्योंकि इसकी स्थितियाँ जो है ना वो हर वर्ष बदलती रहती हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है। और यहाँ पे देखेंगे आप, उपसौर की स्थिति में यहाँ पे सबसे अधिकतम दूरी देखने को मिलती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है सिंपल सा। ठीक है, ये निकटतम स्थिति है, ये उपसौर, निकटतम होगा ना, ये निकटतम स्थिति है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, उपसौर। और वहीं बात करें अपसौर की स्थिति में, यहाँ पे सर्वाधिक दूरी होगी पृथ्वी और सूर्य के बीच में,
सर्वाधिक दूरी याद रखना है। सर्वाधिक दूरी में आप देखेंगे कि 15.21 करोड़ की दूरी पर होती हैं, करोड़ किलोमीटर। वहीं बात करें इसमें 14.7 किलोमीटर की दूरी पर होती हैं, जो कि न्यूनतम होती हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा सूर्य है, ठीक है, तो इस तरीके से इसके चक्कर लगा रहा होगा पृथ्वी। ठीक है, तो मान लेते हैं पृथ्वी की यहाँ पर जो दूरी होगा वो न्यूनतम होगा, और यहाँ पे जब होगा तो ये सर्वाधिक होगा। ठीक है, आई थिंक इसका मेरे पास एक मैप भी होगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे यहाँ पे क्या है, अधिकतम है, जिसे अवसर कह रहे हैं, है ना। 15.21 करोड़ वर्ष लग जाता है, और की वर्ष दूरी है, क्योंकि जो उपग्रह के पीछे जो दूरी मापते हैं, है ना, मेरा कहने का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी माप रहे हैं वो करोड़ वर्ष में माप रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये उपसौर की स्थिति, आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, अवसौर और उपसौर। अवसौर की स्थिति में होगा अधिकतम दूरी, और उपसौर की स्थिति में होगा न्यूनतम दूरी। अवसौर कब बना रहे हैं हम लोग, स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। ठीक है, और उपसौर कब होगा, 3 जनवरी को। ठीक है, 4 जुलाई यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में बताना शुरू करें तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे 21 जून, और सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। और मार्च के महीने में देखेंगे कि इक्वल डे नाइट होता है, और फिर यहाँ पे सितंबर में देखेंगे कि इक्वल डे नाइट होता है, दिन रात बराबर होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमने बताया था यहाँ पे, ठीक है, इक्वल डे नाइट कब होता है, किस तिथि को। ठीक है, तो 2 साल में 2 बार होता है इक्वल की स्थिति, एक तो होता है आपका मार्च के महीने में और एक होता है आपका सितंबर के महीने में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा दिन होता है जो दिन और रात वहाँ पे बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल अगला लेते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 जुलाई। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई हैं, रानीगंज, धनबाद, आसनसोल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदा गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। कोयला खनन कार्य सन 1774 में रानीगंज खदान में समर एवं हिटली के द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र उत्तरी दामोदर घाटी में स्थित है ना, तो ये आपको याद रखनी है। और कोयला मुख्यतः गोंडवाना क्रम के चट्टानों में प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखनी है। और विश्व में कोयले का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है, ये भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह है। बताना है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह कौन सा देश है। यूएसए, रूस, जापान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे अगर ग्लोब की स्थिति देखेंगे कुछ, है ना ऐसा, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम बात करें इधर वाला पश्चिमी और इधर ये पूर्वी, तो इधर आप देखेंगे तो 100 डिग्री पर जब आगे मूव करेंगे तो कौन सा देश आपको देखने को मिलेगा 100 डिग्री पर। यूएसए, रूस, जापान, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग पास ग्लोब होगा, ग्लोब निकालेंगे और देखेंगे कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर कौन से देश स्थित हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पे पाएंगे कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर यूएसए के लगभग मध्य से गुजरती हैं। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी और भी डिटेल्स लिखा गया है यहाँ पे, है ना, इसको एक बार जरूर पीडीएफ में इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल बार बार हम कहते हैं कि हर एक पीडीएफ हर लेक्चर के 1-2 दिन के बाद हम अपलोड कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करनी है और उसको ज़रूर एक बार टेस्ट लगानी है। ठीक है, अगला सवाल है, लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में होते हैं, या फिर पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं, या फिर पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा न्यूनकोण बनाते हैं। एक से अधिक सही होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं या फिर समकोण पर होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे अगर डायग्राम में समझने का प्रयास करें तो अगर ये आपका चंद्रमा है, ठीक है,
और ये आपका पृथ्वी, ये रहेगा सूरज सन। ठीक है, तो अब देखेंगे ये चतुष्कोणक कह सकते हैं या फिर समकोण पर जब होते हैं तो लघुत्तम ज्वार आता है। ठीक है, वहीं बात करें पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य जब एक सीध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है या फिर उच्च ज्वार आता है। जैसे अगर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा अगर एक सीध में आ जाए, अगर मान लेते हैं चंद्रमा आ जाए और तीनों एक सीध में हो जाए, है ना, तो अब उस समय देखेंगे कि उच्च ज्वार आता है या फिर दीर्घ ज्वार आता है। ठीक ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखनी है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में कहाँ है? गोरखपुर, हाजीपुर, भुवनेश्वर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार के हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बिहार में है इसका मुख्यालय, तो यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कामेत, नंदा देवी, इंद्रासन, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी का नाम इंद्रासन है। और इंद्रासन की चोटी की ऊंचाई के बारे में बात करें, है ना, इंद्रासन चोटी की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 6221 मीटर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ध्यान रखनी है। वहीं बात करें कामेट चोटी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 7750 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ आदि इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लघु हिमालय में ही पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ आदि इसके अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में ही पाए जाते हैं, आपको याद रखनी है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसे पीडीएफ फाइल में जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का है? 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग 3 डिग्री का है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3 डिग्री। ठीक है, बिहार का अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 24 और 3 27 डिग्री, लगभग 3 डिग्री का लगभग विस्तार है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण का होता है। अगर वही बात करें देशांतरीय विस्तार पूरब से पश्चिम, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा 5 डिग्री का विस्तार। अच्छा, अगर देशांतरीय विस्तार आपसे पूछता है तो 5 डिग्री का अंतर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका देशांतरीय विस्तार है बिहार का 83 डिग्री से शुरू होकर के 88 डिग्री। ठीक है, 83 5 88 होता है, तो ये 83 से लेकर के 88 तक है। ठीक है, तो 83 डिग्री शुरुआत से लेकर के यहाँ 83 डिग्री और इधर ये 88 डिग्री, इसकी विस्तार देखेंगे तो लगभग 5 डिग्री का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कोलकाता इसका मुख्यालय नहीं है। इसका देखेंगे, इसका सही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय आपका भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछे तो भोपाल होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड का अंतर है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो यहाँ पे होगा आपका देहरादून, जबकि भारतीय वन प्रबंधन पूछे तो भोपाल होगा। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन खालिस्तान से है? मानव भूगोल,
आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, जब हम मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जनसंख्या, प्रवास, शहरीकरण, आर्थिक क्रियाकलाप, जनसंख्या विन्यास आदि का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश या भारत के किसी अन्य राज्य से नहीं लगती हैं? 14, 15, 16, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर मेरा बिहार स्पेशल वाला लेक्चर देखे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। वहाँ डिटेल से उन्हें एक एक चीज़ को उठाया है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो 2-4 वीडियो डाला हुआ है बिहार से संबंधित चीज़ों को, तो वहाँ जरूर जाके देखिए। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है उस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, फिर भी 2-3 सीरीज वहाँ 2-3 वीडियो डाला हुआ है, तो जरूर जाके देखिएगा। बहुत सारा वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बिहार के 16 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश या भारत के किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसे 16 जिले कौन कौन से हैं? तो मुजफ्फरपुर, शिवहर है, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना और एक आपका वैशाली छूट रहा है और एक और छूट रहा है आपका समस्तीपुर। ठीक है, ये 16 जिले हैं जो कि किसी भी राज्य से या फिर किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं। ठीक है, और वहीं बात करें बिहार का पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी नेपाल से सीमा लगती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16। अगर आपसे पूछे बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है तो ये पश्चिम चंपारण होगा। वहीं बात करें हम बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? रेडियोधर्मिता का क्षय, भूतापीय ऊर्जा, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण घर्षण, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत रेडियोधर्मिता का क्षय है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और पृथ्वी गर्म कैसे होती है? तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विकिरण जो होता है रेडिएशन, उससे ये गर्म होती है पृथ्वी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे? कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो एक तरफ पूरा दिन और दूसरी तरफ पूरी रात होगी, है ना। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की अक्ष पर घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होती है ना। तो याद रखना, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जो भाग अंधकार में होगा वह हमेशा अंधकार ही रहेगा, जो भाग प्रकाश में वह हमेशा प्रकाश में ही रहेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है महाद्वीप और महासागर में, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाह्य कोर और क्रस्ट में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए, सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार क्रस्ट एवं ऊपरी मेटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृहद भाग को ही प्लेट कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दिए गए ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे सही आंसर नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? ई ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? अंटार्कटिका, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और भी डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन सिंक शब्द का तात्पर्य ऐसी किसी भी चीज़ से है जो उत्सर्जित होने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और कभी कभी अन्य ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषित करता है। कार्बन सिंक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन कम होता है।
1 कार्बन सिंक का एक प्राथमिक उदाहरण है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे और पेड़ सूर्य से प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, उत्तर पूर्व में सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? बताना है, उत्तर पूर्व में सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? लोकटक, नोकरेक, चिल्का, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखनी है, उत्तर पूर्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। याद रखनी है ना। बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील इम्फाल शहर से देखेंगे तो लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है और यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील भी है। झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो लुप्तप्राय मृग या फिर संगाई मणिपुर के राज्य पशु की अंतिम शरण स्थली भी है, आपको याद रखना है ना। और बात करें यहाँ पे चिल्का झील के बारे में, तो चिल्का झील एक खारे जल की झील है और पूर्वी भारत में उड़ीसा राज्य में पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैले एस्चुरी क्षेत्र के साथ एक उथला हुआ ये लैगून है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून भी है ना। तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। और हमने एक वीडियो में आई थिंक हमने बता दिया था थोड़ा सा मिस्टेक से कि उलर झील देखेंगे, वहाँ पे हमने खारे पानी का झील बता दिया था। ठीक है, तो बाय मिस्टेक से बताया था वहाँ पे, थोड़ा सा उसकी क्षमा चाहूँगा। मैंने वैसे कमेंट वहाँ पे कर दिया है और उसको पिन कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जिला पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित नहीं होता है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन जिला पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित नहीं होता है? औरंगाबाद, गया, रोहतास, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सवाल क्या है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित नहीं होता है? औरंगाबाद, गया, रोहतास, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये आपका औरंगाबाद और गया, ठीक है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना, इन जिलों में देखेंगे कि पूर्वी सोन नहर से यहाँ पे सिंचाई की जाती है या फिर इससे लाभ इनको मिलता है। यहाँ पे रोहतास जो ऐसा एक ज़िला है जिन्हें पूर्वी सोन नहर से कोई लाभ नहीं मिलता, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से ये सोन नदी है और यहाँ से पूर्वी नहर, ठीक है, ये पश्चिमी नहर हो गया और ये पूर्वी सोन नहर इधर से निकाली गई है। तो अब देखेंगे कि रोहतास यहाँ पे है ना, तो पूर्वी सोन नहर से इधर से जो नदियाँ निकाली गई हैं, तो भला यहाँ पे रोहतास को कैसे इसको लाभ मिल सकता है? सीधी सी बात है ना। तो ये ध्यान रखनी है यहाँ पे, पूर्वी सोन नहर जिसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर है, यह बारून से निकल करके पटना तक जाती हैं। इस नहर से लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इस नहर के द्वारा औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना जिलों में सिंचाई होती है। ठीक है, तो ये है आपका महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा सा अभी हम वीडियो थोड़ा सा कम दे पाएंगे, एक्चुअली में मेरी माँ का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों हाथ फ्रैक्चर कर गया है, तो थोड़ा सा मैं परेशान हूँ और कह सकते हैं कि थोड़ा सा दबाव देना पड़ रहा है, थोड़ा सा उनको ज़्यादा केयर करना पड़ रहा है कि एक्चुअली में दोनों हाथ जब अपंग हो जाए तो समझ ही सकते हैं कि कितना उनके साथ परेशानी होगा। तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम हमको ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ रहा है, तो जिसके लिए ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं या फिर कंटेंट अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए क्षमा चाहूँगा कि अच्छे से हम कंटेंट हम नहीं दे पा रहे, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, और यूँ ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।